आंतरिक प्रवाह की हमारी नदियों में राजस्थान की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास में कॉपी पेन और मैप, मानचित्र, पॉलिटिकल हो या राजनीतिक हो, राजस्थान का मैप और इंडिया का मैप भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंडिया के ये नदी है वो हिमाचल प्रदेश से, पंजाब हरियाणा से होते हुए, राजस्थान होते हुए ये पाकिस्तान में भी जाएगी। इस प्रकार आपके पास में इंडिया का मैप, राजस्थान का मैप हो। रटाफिकेशन नहीं करना है तोता मैना की तरह, रटने हैं वो आंकड़े बता दूंगा कि कौन कौन से रटने हैं और कौन कौन से नहीं रटने हैं। एकदम कंसेप्ट क्लियर कीजिए और मैप लीजिए ताकि आपको खुद लगे कि हम नदी की यात्रा कर रहे हैं, किन्हीं देशों की यात्रा कर रहे हैं। तो आज हम ऐसी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं जो हिंदुस्तान की तस्वीर, यदि उसकी नदी को जब खोज लिया जाएगा तब हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने की ताकत रखती है, भारतवर्ष के इतिहास को ताकत बदलने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदलने के भी ताकत रखती है। वो हमारी नदी है जिसे प्राचीन काल में सरस्वती कहते थे और वर्तमान में इसे हकरा कहते हैं। इस नदी को नट नदी भी कहते हैं। इस नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ गंगानगर में बाढ़ लाती है, इसलिए इसे शोक नदी भी कहते हैं। ये वर्तमान में भारतवर्ष से गायब हो गई, इसलिए इसे मरत नदी भी कहते हैं। सरस्वती नदी को, इस नदी को द्रस्दवती नदी भी कहते हैं। इसी नदी को जैसे वाइंदी नदी भी कहा जाता है, वाइंदी नदी। तो इस प्रकार घग्गर, नट नदी, सरस्वती नदी, शोक नदी, मरत नदी, द्रस्दवती नदी और वाइंदी नदी के रूप में जो प्रसिद्ध है। एक और नाम मिलता है जिसे सोतर नदी भी कहते हैं। सोतर नदी, देखो वर्तमान नाम है इसका घग्गर है। हरियाणा के अंदर ये कालका से निकल के हरियाणा के ओटू झील तक है, ये घग्गर के नाम से जानी जाती है। ओटू के बाद फोर्ट अब्बास तक हकरा के नाम से जानी जाती है, लेकिन राजस्थान में अपना पर्टिकुलर नाम भी रखती है जिसे नाली भी कहते हैं। राजस्थान में इस नदी को नाली भी कहते हैं। इस प्रकार ये नदी दोरों के बीच में पश्चिमी राजस्थान से आने वाली हवाओं से बालू का स्तूप बदल जाते हैं और बालू का स्तूप नदी के रूख को बदल जाते हैं, इसलिए ये नदी नाटक करते हुए चलती है। जिस प्रकार नट अपना कर्तव्य बताता है, इस प्रकार ये दोरों के अंदर कर्तव्य बताते हुए चलती है, तो इसे नट नदी कहते हैं। प्राचीन ऋग्वेद साहित्य में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश और ये आती है पंजाब, पंजाब में ये चंडीगढ़ के पास में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है घग्गर रेलवे स्टेशन, घग्गर रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार इस नदी के नाम पे घग्गर रेलवे स्टेशन भी है। सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में, सूक्तों में मिलता है। इसके अलावा इसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। मनु संहिता में यह कहा गया है कि सरस्वती और द्रस्वती नदियों के मध्य, सरस्वती और द्रस्वती नदियों के मध्य एक क्षेत्र था। यहां सरस्वती और यहां इनके बीच में इस क्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्मवर्त। इसलिए याद रखना है कि सरस्वती और द्रस्वती नदियों के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। यदि अपन यूं इंडिया लिया जाए तो इस प्रकार ये हमारा भारत का जो उत्तरी भाग है, ये हमारा सिरमौर कश्मीर, यहां बहती है सिंधु, फिर बहती है सिंधु, सिंधु के बाद में झेलम, झेलम के बाद में चिनाब, चिनाब के बाद में रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद सतलज, इधर हमारी यमुना, गंगा। इन नदियों के मध्य के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख भी मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख, सबसे ज्यादा सिंधु नदी का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। उसके बाद में दूसरी पवित्र नदी के लिए सरस्वती शब्द आता है। तो सरस्वती नदी वर्तमान में ये गायब हो गई है। कहते हैं कि हिमालय का ये जो भाग उठा, इस हिमालय के भाग के कारण है ये नदियां पश्चिम की तरफ हो गई और यमुना है वो पूर्व की तरफ हो गई।
और इस प्रकार सरस्वती नदी है जिसे सूखने का साक्ष्य मिलता है। महाभारत में ये मिलता है, महाभारत में ये आता कि है कि मरुस्थल में जाकर के सरस्वती है वो खत्म हो गई। वायु पुराण में सरस्वती नदी के बारे में खूब सारे मिथक मिलते हैं। महाभारत के शल्य पर्व और शांति पर्व और वायु पुराण में सरस्वती और दधि जी के पुत्रों के मिथक मिलते हैं। भारत में हर्ष नामक राजा हुए हैं, हर्षवर्धन, और कनौज पर भी उन्होंने शासन किया। तो हर्षवर्धन इतना दानी था कि वो अपने कपड़े तक का दान करता था। ऐसे दानी राजा के समय में बाण भट्ट विश्व प्रसिद्ध एक कवि हुआ है, बाण भट्ट, जिसने 2 साहित्य लिखे। एक का नाम था हर्ष चरित्र और दूसरा नाम था कादम्बरी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कादम्बरी है ये विश्व का पहला उपन्यास है, दुनिया का पहला उपन्यास कादम्बरी को कहा जाता है। और बाण भट्ट के बेटे थे जिसे कहा जाता था भूषण भट्ट ने इस कादम्बरी को पूरा किया था जब बाण भट्ट चले गए थे। तो इस प्रकार बाण भट्ट ने जो वायु पुराण और महाभारत में शल्य पर्व और शांति पर्व में जो मिथक आते हैं कि दधीची और सरस्वती के पुत्रों के बीच में जो मिथक है उसके बारे में ऐसे बताया गया है। देखो, नदी गायब होने का कि किस प्रकार नदी सरस्वती गायब हुई, जिसे आज हम गगर कहते हैं, नट कहते हैं, शोक नदी कहते हैं। राजस्थान का शोक है ये, क्योंकि राजस्थान में ये कभी बाढ़ लाती थी। और हनुमानगढ़ का जो तला है, हनुमानगढ़ जो शहर बसा हुआ है, रेलवे स्टेशन है, वो इस नदी के तले से नीचे है। एक बार आरएस में क्वेश्चन पूछा था, उसमें दोनों ऑप्शन थे। इसमें यह था कि निम्न में से कौन सी नदी का पाटा शहर से ऊपर बसा हुआ है। तो एक तो अपनी लूनी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में, ये हमारा राजस्थान। और इस प्रकार राजस्थान के इस भाग में जो लूनी आती है, लूनी नदी बालोतरा से ऊपर बस चलती है और बालोतरा शहर है वो नीचे बसा हुआ है। इसलिए लूनी नदी के जो दाएं हाथ का किनारा है वहां दीवार बना करके इस शहर को, बालोतरा को सुरक्षित भी किया जा रहा है। और दूसरी अपनी जो घग्गर आती है, घग्गर का पेटा ऊपर है और हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन और हनुमानगढ़ इस नदी से नीचे बसे हुए हैं। जब नदी में थोड़ी सी बाढ़ आती है तो हनुमानगढ़ स्टेशन और हनुमानगढ़ शहर डूबने की संभावना रहती है। नाग की पहाड़ियों में जब भयंकर बरसात होती है और लूणी में बाढ़ आती है तो बालोतरा डूबने की संभावना रहती है। इसलिए इसे राजस्थान का शोक कहते हैं। वर्तमान में ये नदी मर्त टाइप हो गई है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद हरियाणा के अंदर ओटू झील बन गई है। ओटू झील के बाद में इस राजस्थान में मृत थोड़ा पानी आता है, जल आता है। इसलिए इसको, और जल प्रवाह एकदम सीमित हो गया और इसमें प्रदूषण बहता है। पूरे पंजाब हरियाणा के फैक्ट्रियों का पानी वर्तमान में आता है, इसलिए इसे मर्त नदी कहते हैं। अच्छा, जितने बैक्टीरिया, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, प्रदूषण के कारण वो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो गई। प्राचीन साहित्य में इसे दृष्टदत्ती कहते हैं, वाइंदी कहते हैं, सोतर कहते हैं। देखो, वायु पुराण और महाभारत की कथा को जो हम बता रहे थे कि कवि बाण भट्ट था, उसने हर चरित्र में इस कथा को उल्लेख करते हुए ऐसा लिखा कि सरस्वती नदी गायब कैसे हो गई। कि बाण भट्ट लिखता है उस वायु पुराण और महाभारत के शल्य पर्व और शांति पर्व के बातों को आगे बढ़ाता हुआ लिखता है कि 12 वर्ष तक इस भाग में, ब्रह्मावर्त में 12 वर्ष तक किसी भी प्रकार का पानी का एक बूंद नहीं गिरा। और पानी की एक बूंद नहीं गिरा, मारवाड़ी में गए तो एक टोपो को पड़ियो ने। और जब टोपो नहीं पड़ियो तो यहां से जितने भी सरस्वती के पुत्र और इस ब्रह्मावर्त में रहने वाले लोग हैं वो पलायन कर गए। लेकिन मां सरस्वती का पुत्र सरस्वती, मां सरस्वती का लाडला पुत्र था सरस्वती, ये सरस्वती इसे छोड़ करके नहीं गया, ब्रह्मावर्त को छोड़ करके नहीं गया। तो जो पलायन करके गए थे 12 वर्षों के बाद में, क्योंकि पहले वेद श्रुतियां थी, वेदों को मुख से कह करके मौखिक रूप से याद रखा जाता था, लिखित कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। तो इस प्रकार वेद जब थे तो ये पलायन करके यहां से ब्रह्मवर्त चले गए। तो जब 12 साल से आए तो ये सारे वेद भूल चुके थे। लेकिन मां सरस्वती के लाडले पुत्र सरस्वती ने उन्हें वापस मौखिक रूप से याद करवाया। तो इस प्रकार हमें ये मिलता है वायु पुराण और
शल्य शांति पर्व में ये उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार सरस्वती है वो गायब हुई। तो अधिक वर्षा के कारण, भूकंप के कारण, कम वर्षा के कारण, भूकंप के कारण, और इस प्रकार भारत का ये भाग उठ जाने के कारण भी जो है सरस्वती एक मृत नदी के रूप में, वर्तमान में घग्गर के रूप में बहती है। एक इतिहासकार है वाकणकर महोदय, जो है ओएनजीसी के साथ में मिलकर के, ऑयल नेचुरल गैस एजेंसी के साथ में मिलकर के, भारत की बहुत बड़ी तेल कंपनी है, उसने भारत में सरस्वती नदी प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया और सरस्वती खोजने का दावा किया। तो वाकणकर महोदय सरस्वती नदी को खोजने में अपना अमूल्य योगदान उन्होंने दिया, और जब भी सरस्वती का उल्लेख आता है तो सरस्वती और वाकणकर महोदय खोज के कारण उसके पर्याय बन गए हैं। वाकणकर महोदय ये लिखते हैं कि जो राजस्थान की पचपदरा है, जैसलमेर और बाड़मेर के पास में, बालोतरा के पास पचपदरा नामक स्थान पर ये सारी नदियां मिलती थी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारी नदियां मिलती थी, और कालांतर में इन नदियों का जो यमुना है वो पूर्व में बहने लगी और ये नदियां थोड़ी पश्चिम में बहने लगी। तो इस प्रकार का जो उल्लेख ऐसा मिलता है कि सरस्वती कैसे गायब हो गई। तो हम आज उसी सरस्वती के, सोतर के, वाइंदी के, द्रुस्तती के, मरत नदी के, शोक नदी के, सरस्वती नदी के, नट नदी के, घग्गर नदी के, इन सारे रूपों को घग्गर नदी के रूप में पढ़ते हैं। देखो, वर्तमान में जो खोज है वाकणकर महोदय, वो ये कहते हैं कि इस नदी के अवशेष राजस्थान में क्यों पाए जाते हैं, और उसने सबूत क्या दिया वाकणकर महोदय ने। हम उनके आभारी है कि वाकणकर महोदय ने सरस्वती नदी के पेटे के अंदर लाठी सीरीज क्षेत्र जो आपने पढ़ा था, वही वाकणकर महोदय की खोज है कि चंदन के नलकूप में किस प्रकार जल ऊपर आ रहा है, और लाठी सीरीज क्षेत्र में जो पोखरण से लगा करके मोहनगढ़ तक और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे किस प्रकार की एक लाठी सीरीज क्षेत्र भूगर्भीय जल की मीठी पट्टी है। तो वो ये बताते हैं कि इसके क्षेत्र में ये जो पेलियो चैनल्स यानी पूरा अवशेष, इसे कहते हैं पूरा अपवा, यानी प्राचीन जो पुराने अपवा की इसरो सैटेलाइट से लिए गए चित्रों से ऐसा पता लगता है कि भूगर्भ में एक ऐसी सूखी हुई नदी है जो पूरा अपवा बताती है और पेलियो चैनल्स बताती है। एक ये भी है कि इसमें ब्रीड चैनल्स पाए जाते हैं, जो ढके हुए चैनल्स, अपवा के ढके हुए चैनल पाए जाते हैं। ऊपर इस प्रकार की एक पट्टी है जिसे ब्रीड चैनल्स कहा जाता है, जैसे ढके हुए अपवा के क्षेत्र। तो घग्गर नदी राजस्थान की एक ऐसी नदी है जिसमें पेलियो चैनल्स यानी पूरा अपवा और ब्रीड चैनल्स यानी ढके हुए अवशेष इस नदी के अंदर पाए जाते हैं, घग्गर नदी में। तो अब आओ अपन पढ़ते हैं कि घग्गर नदी, लीजिए मैप और देखिए कि घग्गर नदी किस प्रकार राजस्थान में बहती है। देखो, मैं यहां इंडिया की कुछ नदियों को उल्लेख बताता हूं और कुछ चट्टानों के उल्लेख बताता हूं। यह इंडिया, देखो यहां है काराकोरम पहाड़ी, यहां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, और ये जो पहाड़ी है मान हिमालय, मध्य हिमालय और यह शिवालिक। तो इस प्रकार जो धौलाधर की पहाड़ी है जिसे शिवालिक पहाड़ी भी कहते हैं, यानी शिवालिक पहाड़ी जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी स्थित है। उस शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में शिमला स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला के पास में कालका स्थित है और कालका से एक नदी निकलती है। इस प्रकार यहां राजस्थान बनाता हूं, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, और ये जो मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की तलहटी से निकलती है। और ये मान लो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से निकल करके ये पंजाब में बहती है, पंजाब से ये हरियाणा में बहती है, हरियाणा से ये राजस्थान में बहती है, और राजस्थान के बाद में ये पाकिस्तान में बहती है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में ये 14 किलोमीटर बहती है। टोटल हिमाचल प्रदेश में ये 14 किलोमीटर बहती है, पंजाब में ये 208 किलोमीटर बहती है, और हरियाणा में ये 209 किलोमीटर बहती है, और राजस्थान में ये 100 किलोमीटर बहती है। अब इसका जो वेब कोर्स है
वो 465 किलोमीटर इसकी लंबाई बताते हैं और राजस्थान 100 किलोमीटर इसकी सही स्थिति बताते हैं। तो हमें यदि बड़े मोटे रूप में आंकड़ा कभी आएगा नहीं, राजस्थान का अपातंत्र अपन पढ़ेंगे, आंतरिक अपातंत्र पढ़ेंगे, तब मोटे रूप में कभी ये नहीं आएगा कि ये नदी कौन कौन से राज्यों में कितने कितने किलोमीटर बहती है। मैंने मोटे आपकी जानकारी के लिए अपडेट करवाया है कि अपन जब इंडिया लेवल पर जाकर के इंडिया के अपातंत्र को पढ़ेंगे और उसमें घग्गर नदी पढ़ेंगे, तब घग्गर नदी का उल्लेख हिमाचल प्रदेश की कालका की पहाड़ियों से, कालका से निकल करके ये बहती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में 14 किलोमीटर बहती है, पंजाब में ये 208 किलोमीटर बहती है, हरियाणा में 209 किलोमीटर बहती है और राजस्थान में ये 100 किलोमीटर बहती है। और इस प्रकार अपनी जो जितने भी बुक्स है, सक्सेना जो ज्योग्राफी बल्ला, इन्होंने इसकी लंबाई 465 किलोमीटर टोटल बताई है, कुल बताई है, और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी हमारी घग्गर नदी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आंतरिक प्रवाह के पूर्णत भाव की दृष्टि से पूछा जाए तो हमने सिक्कर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कांतली, वो भी 100 किलोमीटर बहती है, लेकिन ये 100 किलोमीटर केवल राजस्थान में बहती है, कुल लंबाई इसको 465 किलोमीटर है। तो इस प्रकार ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान तक बहती है। अब देखो इसका थोड़ा और वर्णन करते हैं कि आखिर घग्गर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो यदि घग्गर का यदि खुदाई हुई और वाकणकर महोदय की बात जब भी आगे बढ़ी तो ये भारत के इतिहास बदलने की क्षमता रखती है। इतिहास बदलने की यूं क्षमता रखती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जॉन मॉर्सल वगैरह वगैरह ने जो बताया वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा, ये ऑथेंटिक है कार्बन डेटिंग पद्धति से, सी कार्बन 14 से कार्बन डेटिंग पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई के बाद में दयाराम साहनी की जो उन्होंने खुदाई की, उसके बाद में वर्तमान भारत में लगभग 1000 उसके स्थान खोजे जा चुके हैं। टोटल 3000 हड़प्पा और सभ्यता के स्थल खोजे जा चुके हैं। जब यदि कोई घग्गर नदी की इस प्रकार खुदाई करेगा तो हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी लगभग वर्तमान में खोज चल रही है कि 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। तो इस प्रकार इस नदी की खुदाई से और भी प्राचीन सभ्यता में मिल सकती है जो ये बताएं कि ये सभ्यता और भारत की जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो कई हजार वर्ष पहले हुई होगी। तो इस प्रकार घग्गर नदी हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने की ताकत रखती है। घग्गर नदी राजस्थान में जहां से प्रवेश करती है वो स्थान पड़ता है तलवाड़ा, तलवाड़ा, और तलवाड़ा जो पड़ता है वो हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में पड़ता है, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में। ये 7 किलोमीटर एक लंबी झील है तलवाड़ा, और वहां से ये प्रवेश करती है 7 किलोमीटर लंबी। ये राजस्थान की सबसे निम्न यानी नीची झील कही जाती है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील से ये प्रवेश करके ये हनुमानगढ़ जिले में बहती है और फिर ये गंगानगर में बहती है। ये गंगानगर के सूरतगढ़ और फिर अनूपगढ़ उपखंड में बहती हुई, तहसीलों में बहती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा के अंदर एक झील का निर्माण किया है, ओटू झील। ये विवादित झील है। इस ओटू झील तक ये आज भी नदी बहती है, लेकिन ओटू झील में प्रवाह खत्म करने के बाद ये राजस्थान तक नहीं पहुंचती है। तो ये घग्गर नदी के जल के बंटवारे को लेकर के राजस्थान और हरियाणा के बीच में विवाद चल रहा है, और ओटू की जल की मात्रा को कम करने और इसे नियंत्रण करने की बात हो रही है। क्योंकि घग्गर नदी के बिना पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, जो धान का क्षेत्र कहलाता है, घग्गर नदी धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ मिट्टी होती है जिसे बग्गी कहते हैं, बग्गी। ये बग्गी मिट्टी चिकनी होती है, और इस चिकनी मिट्टी में धान पानी की मात्रा सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, और इस प्रकार बग्गी के अंदर धान की खेती की जाती है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसे नाली कहते हैं। नाली, ये नाली एक भेड़ की नस्ल भी इसी नदी बेसिन में पाई जाती है। भेड़ की नस्ल का नाम भी इसी नदी के नाम पे नाली है। तो इस प्रकार, और जब ये ज्यादा इसमें बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान के अकरा तक, जिसे अकरा कहा जाता है, ये फोर्ट अब्बास तक जाती है। फोर्ट अब्बास। जब हम राजस्थान के वो पड़ोसी जिले जो पाकिस्तान के हैं, यदि अपन वर्णन करने जाएं, थोड़ा इसको और सिस्टमैटिक ढंग से बना करके बताते हैं। इधर पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जिला है पंजाब का बावलपुर, फिर पड़ता है बावल नगर, यह बावल नगर, और फिर पड़ता है रहीमियार खान, रहीमियार खान, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। ये पाकिस्तान के जिले हैं जो बावलपुर, बावल नगर, रहीमियार खान, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, अमरकोट, थार पारकर। थार पारकर हमारी एक गाय की नस्ल है जो राजस्थान में पाई जाती है। पाकिस्तान की यह महत्वपूर्ण नस्ल है, वो थार पारकर जिले की उत्पत्ति है। उमरकोट हमने बाबू जी की, रामदेव जी की ससुराल के रूप में पढ़ा और अकबर की जन्म स्थली के बारे में पढ़ा। संगर, खैरपुर, सुकुर, घोटकी, रहीमियार खान, और ये बावल नगर में एक किला है जिसे, ये एक रियासत थी, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास के नवाब में 1927 में इसका नाम अपने बड़े बेटे फोर्ट अब्बास के नाम से कर दिया। ये फोर्ट अब्बास तक बहती है घग्गर नदी, और इस प्रकार ये कालका से निकल करके इधर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तलवाड़ा झील से प्रवेश करती है, जो हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में स्थित है। राजस्थान की सबसे निम्न ये झील है। टोटल झील की लंबाई 7 किलोमीटर है, और राजस्थान में ये नाली के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान में ये हकरा के नाम से जानी जाती है, जो बावलपुर के फोर्ट अब्बास तक बहती है जब जल आता है। तो बाकी जल वर्तमान में राजस्थान तक भी नहीं आता है। देखो, विश्व में कॉटन की कुछ किस्में हैं, जैसे हम अमेरिकन कॉटन राजस्थान में लाते हैं, तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये कॉटन नरमा के नाम से जानी जाती है, और हम यहाँ नरमा बोलते हैं, जिसे कपास, नरमा कपास कहते हैं। नरमा का मतलब भी होता है कपास, जो अमेरिकन कपास है उसको नरमा कहा जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान, देखो, विश्व की अमेरिकन कपास, मिस्र की कपास, पाकिस्तान की कपास, ये कपास अपने आप में क्वालिटी में एक विश्व में स्थान रखती है। तो पाकिस्तान, मिस्र अपनी लंबी रेशे वाली कपास के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका की लंबे रेशे वाली कपास प्रसिद्ध है। भारत की कपास की क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसका रेशा इतना लंबा नहीं होता है। भारत अपनी कपास उत्पादित करके निर्यात कर देता है, मिस्र और अमेरिका से वो मंगाता है। लेकिन पाकिस्तान की कपास है ना, उसकी किस्म अच्छी होती है। और ये जो नदी का बहाव क्षेत्र है, इसमें पाकिस्तान में जहां इस फोर्ट अब्बास के पास में हकरा नदी कहते हैं, वहां एक हकरा कपास नाम से किस्म है, जो पाकिस्तान की लंबे रेशे वाली विश्व प्रसिद्ध कपास है, जिसका नाम है हकरा कपास। ये इसी हकरा नदी के, घग्गर नदी के पेटे में उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये 465 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश के शिमला कालका से निकल करके पंजाब हरियाणा होते हुए ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती है। टोटल इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी 100 किलोमीटर है। देखो, एक बात आई, तलवाड़ा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ये तलवाड़ा झील टिब्बी हनुमानगढ़ है। एक यहां लूणी नदी के किनारे एक स्थान है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा ये पाषाणकालीन स्थल है तिलवाड़ा, और इस तिलवाड़ा में विश्व प्रसिद्ध एक
मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला। राठौड़ों के अंदर राव जोधा के वंशज थे मल्लीनाथ, और युद्ध भूमि में अपने शौर्य वीरता का जो है जोर दिखाते हुए वो शहीद हो गए थे। उनकी याद में आक्रांताओं के विरुद्ध, उनकी याद में, मल्लीनाथ जी की याद में तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला करता है। यह है तिलवाड़ा। तो तिलवाड़ा, ये है तलवाड़ा। एक हमारे जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा और प्रसिद्ध है, और ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिरों के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा मल्लीनाथ पशु मेला लूणी नदी के किनारे भरता है, और यहाँ पाषाणकालीन सभ्यता भी मिली है। आगे इस सभ्यता को अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये सभ्यता मिली। और ये है तलवाड़ा। तलवाड़ा झील है टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, और सूरतगढ़ होते हुए ये अनूपगढ़ जो हमारा गंगानगर है वहां तक बहती है। देखो, अपने को कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि इस नदी की कोई सहायक नदी है कि नहीं है, लेकिन बड़ी अचरज की बात यह है कि इसकी सहायक नदियां भी है। एक नदी है इसकी सहायक नदी जो सरस्वती के रूप में जानी जाती है। अंबाला हरियाणा से निकल करके जो क्षेत्र पड़ता है पंजाब का सतराना, अंबाला हरियाणा से निकल करके जो सतराना में आकर के इसकी सहायक बनती है, उस सरस्वती का बिगड़ा हुआ नाम है सूरसती। देखो, इसकी सूरसती इसकी एक सहायक नदी है जो अपने को बहुत कम पढ़ने को मिलता है। एक इसकी सहायक नदी है चौतांग नदी। चौतांग ये राजस्थान के कभी सूरतगढ़ तक भी आती थी। सूरसती, चौतांग नदी ये सारे राजस्थान से बाहर हरियाणा से निकलती है और मिलती है अपने जो है गगन नदी में। तो सूरसती, चौतांग नदी, सतलज नदी अपन पढ़ते हैं जब इस प्रकार ये राजस्थान के सिरे से होकर के जाती है। अपन यूं पढ़ते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सतलज नदी का एक नाला भी कभी सदुलगढ़ के पास में राजस्थान में आकर के मिलता था। तो इस प्रकार इसकी सहायक नदियों में चौतांग नदी और सूरसती नदी, सूरसती जैसे सरस्वती का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है। इस प्रकार इस नदी का महत्व है। देखो, अब इस नदी के किनारे एलपी टेसीटोरी ने कभी खोजी थी। एलपी टेसीटोरी वही इटालियन निवासी था और राजस्थान का एक बहुत जाना माना इतिहासकार, राजस्थान की धरती को पसंद करने वाला, राजस्थान की धरती पर जान न्यावसर कर दी उसने, और बीकानेर में उसकी समाधि है। हमारे राजस्थान के बड़े जिलों में से एक जो बीकानेर जिला है, जैसे बीकाना कहा जाता है, बीकानेर बसाया, वहां एलपी टेसीटोरी इस धरती का होकर के रह गया और इटली से आया था। अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के माध्यम से लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पूरी भाषाओं का, वो भारत की भाषाओं का विश्लेषण कर रहे थे और लिखा जा रहा था कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोली और भाषा बोली जाती है। तो इटली निवासी आया एलपी टेसीटोरी, लुइजियो पिराजियो टेसीटोरी, और वो बीकानेर आकर के रहने लगे। उन्होंने राजस्थान की हड़प्पा सभ्यता से पूरा हड़प्पा सभ्यता, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोज का दावा किया, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस नदी के बाएं किनारे पर एक सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में पड़ती है। हनुमानगढ़ में एक है रंगमैल सभ्यता। रंगमैल एक सभ्यता और है, उस सभ्यता को कहते हैं पीलीबंगा। पीलीबंगा। देखो, जब इस नदी के साथ में कालीबंगा, रंगमैल और पीलीबंगा सभ्यता को पढ़ाऊंगा तो इन सभ्यता के साथ में अन्याय होगा, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता जब आप सिलेबस उठा करके देखो तो उसमें यदि ऐसा लिखा है, रेफरेंस में दिया है, जैसे अपने रीट का एग्जाम है, अभी जो तृतीय श्रेणी लेवल फर्स्ट और सेकंड का जनवरी में एग्जाम जो प्रस्तावित है, उसको आप उठा करके देखो तो उसमें पहली लैंग्वेज ये दी है कि राजस्थान की सभ्यता है। सभ्यता में उसने डैश करके स्पेशल रेफरेंस के रूप में दिया है कि कालीबंगा सभ्यता।
तो कालीबंगा सभ्यता अपने आप में राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। जैसे अपन बैराट पढ़ते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, तो रेफरेंस में दिया है, तो कालीबंगा अपने आप में एक अलग चैप्टर बनता है। और जब अपन कालीबंगा पढ़ेंगे तो उनके कौन से पश्चिमी टीले में दुर्ग था, पूर्वी टीले में नगर था, उसको 3 स्तरों पर कैसे खोजा गया, और विश्व में पहली बार जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और जुते हुए खेत के साक्ष्य आज हम आधुनिक एग्रीकल्चर की शेखी बगाते हैं कि वर्तमान में हम बागवानी के ऊपर इतना रिसर्च कर रहे हैं कि बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं, कृषि के अलग अलग प्रकार को हम बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन उस समय क्या तकनीकी थी कि ग्रिड पद्धति पे पहले मारवाड़ी में हल की नोक से बोए गए जो खेतों में जो हल की नोक से बोते हैं उनको हम यहाँ उम्बरे कहते हैं। तो इस प्रकार पहले खेत ऐसे जोते गए और फिर ग्रिड पद्धति पे ऐसे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जोते गए। विश्व में पहली बार ग्रिड पद्धति पर आधारित खेती जोते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिले हैं कालीबंगा में। अग्नि वेदिकाएं मिली है कालीबंगा में। तो इस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में इतिहासकार ये कहता है कि कालीबंगा सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता की राजधानी थी। तो ग्रिड पद्धति, अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जले हुए चावल के साक्ष्य, खूब अच्छा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। मैं यहाँ जब इन सभ्यताओं का वर्णन आपको करा दूंगा तो ये एकदम शॉर्टकट हो जाएगी, और इन सभ्यताओं के साथ में हमारे रीट के अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ा धोखा होगा। तो हम उसमें किस प्रकार सभ्यता कहां से कहां थी, इसकी खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, इसको पहले प्रकाश में कौन लाया, उसका सामाजिक ढांचा कैसा था, आर्थिक ढांचा कैसा था, अच्छा वहां शवों को दफनाने की क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार दफनाए जाते थे, कालीबंगा का वर्तमान में क्या महत्व है, उस समय उसका क्या महत्व था, ये सारी बातें अपन रंगमेल, पीलीबंगा और कालीबंगा सभ्यता की उस समय पढ़ेंगे। दूसरा, इस सभ्यता के किनारे एक स्थान स्थित है भटनेर, जो भटनेर का किला जिसे हनुमानगढ़ वर्तमान में कहा जाता है। 1805 में बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह ने इसे मंगलवार के दिन जीता, तो भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर दिया गया। हनुमान जी के दिन जीता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाटी नरेश के राजा भूपत द्वारा 288 ईस्वी में यादव वंशी भाटी नरेश भूपत ने 288 ईस्वी में इसे बसाया था, इसलिए भटनेर कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भूपत के पुत्र अभयराव ने 295 ईस्वी में इस किले का निर्माण किया था। और ये किला अब ये विवादित हो सकता है कि अभयराव ने किया या भूपत ने किया, लेकिन इतना जरूर है कि तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उसको इस किले पे आकर के मुंह की खानी पड़ी। इस किले ने उसे लोहे के चने चबा दिए। इस किले ने उसे वो धूल चटा दी कि इतिहास में उसने अपनी जो उसकी आत्मकथा थी, उस आत्मकथा में उसको लिखना पड़ा, तुजुके तैमूरी में उसको लिखना पड़ा कि हिंदुस्तान के इतने मजबूत और सुरक्षित किला मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। तो वो लिखता है कि भटनेर हिंदुस्तान का सबसे मजबूत और सुरक्षित किला है। तो ये भटनेर था। इसलिए इस किले के बारे में, क्योंकि भाटियों का उत्तर और उत्तर पश्चिम में राज था, इसलिए इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भड़केवाड़ उतरादरा भाटी झेलन बार, यानी भाटियों को भड़केवाड़ उतरादरा भाटियों को इस प्रकार उत्तर के रखवाले कहा जाता है, उत्तर के रक्षक कहे जाते हैं। तो भड़केवाड़ उतरादरा भाटी झेलन बार बचंद्रा का विजरादरा समर बांधो सार। तो इस प्रकार ये भाटियों की गर्भ स्थली भटनेर दुर्ग इसी हमारी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। देखो अब जो क्वेश्चन पूछा गया है कालीबंगा में, अथा क्वेश्चन पूछा गया है। जब कालीबंगा पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। रंगमेल और पीलीबंगा के बारे में पूछे गए क्वेश्चन है, भटनेर के बारे में पूछे गए क्वेश्चन है। लेकिन शुद्ध रूप से, भौगोलिक रूप से जो यदि अपन इसको प्रसंग को अलग करें
तो भौगोलिक रूप से पूछा गया है कि घग्गर नदी कहां से निकलती है, कालका से। घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर पूछा गया। घग्गर नदी को राजस्थान में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा झील, टिब्बी, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, पूछा गया क्वेश्चन है। घग्गर को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। घग्गर पाकिस्तान में कहां तक बहती है, फोर्ट अब्बास तक बहती है, पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी नदी को आदि आदि नामों से जाना जाता है, सरस्वती, दरस्वती, मरत नदी, सोतर नदी, वाइंदी नदी, नट नदी, राजस्थान का शौक, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे मरत नदी किस नदी को कहा जाता है, खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है। सरस्वती और दरस्वती का नदी का कौन सा रूप है, पूछा गया क्वेश्चन है। जब हम इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं तब जो कपास, कॉटन, भारत में कॉटन के कारण, सूती कपड़ों के उत्पादन के कारण कौन सा क्षेत्र, जैसे अहमदाबाद है, मानचेस्टर कहलाता है, बंबई को पूर्व की राजधानी, कॉटन की वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, राजस्थान के भीलवाड़ा को राजस्थान का मानचेस्टर कहते हैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण का मानचेस्टर कहते हैं, मानचेस्टर इंग्लैंड के अंदर एक शहर था। तो ये जितना पूछा गया क्वेश्चन है उसमें इंडिया लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध हकरा कपास, जिसे हकड़ा नदी के बहाव क्षेत्र में बोए जाने के कारण हकरा कपास निम्न में से कहाँ की कपास है। अच्छा, इस कपास को जब राजस्थान में अमेरिकन कपास को बोलते हैं तो नरमा पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी के बहाव क्षेत्र में चिकनी मिट्टी को बग्गी कहते हैं, और वहां के लोग इस चिकनी मिट्टी को उठा उठा करके अपने खेतों में भी डालते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ और बीकानेर में हमारे मित्र रहते हैं, तो हम कई बार जाते हैं तो वो वहां से उसके पेठे से मिट्टी ला करके अपने खेतों में, काली मिट्टी के रूप में, काली भूरी थोड़ी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, बग्गी होते हैं, वो लोग यही कहते हैं कहाँ गया, क्या वो ट्रैक्टर की टोली भर के बग्गी लाने गया। तो इस प्रकार के हमारे घग्गर नदी का हमारा चैप्टर है। कुछ एक दो नदियां जैसे रोहिली नदी बाड़मेर की, जिस कवास क्षेत्र है जहां कभी भयंकर बाढ़ का सामना किया। कुछ एक दो नदियां और है जिसके बारे में अपन, जैसे द्रव्यवती नदी जयपुर की, अपवातंत्र, आंतरिक अपवातंत्र की नदियां हैं, उसको अपन सार के रूप में पढ़ेंगे, तब छोटा छोटा क्षेत्र लेते हुए अपवातंत्र की नदियों का अगले चैप्टर में हम समाप्त करेंगे। पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपको ऐसा लगा कि इसने हटके दिया है, देखो न तो मैं एडिट करता हूं, मैं जो ही वीडियो रिकॉर्ड अपलोड होता है या ऑनलाइन होता है मैं सीधा अपलोड करता हूं, मेरे पास में ये संसाधन है। आपसे मेहरबानी है, आपसे आपका आभार है, आपका खूब खूब धन्यवाद है कि आपने जो मुझे अल्प समय के लिए प्यार दिया। मैं BSTC का पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। मैं राजस्थान हाई कोर्ट का इंग्लिश के जितने भी चैप्टर है उनको और राजस्थान के जीके के चैप्टर को आपको तुरंत यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूं। मैं राजस्थान के प्री और मेन के वो बड़े बड़े भाग ज्योग्राफी के बताऊंगा कि आपको किस प्रकार करने हैं। अध्यापक का लेवल फर्स्ट और सेकंड का जो सिलेबस है उसे मैं विस्तृत तौर से बताऊंगा, और मैं भी मेहनत करूंगा, आपको भी मेहनत करनी है। बस एक ही शर्त है कि जब आप पढ़ने बैठो, गहरी सांस लेकर के, पानी पी करके और कंसंट्रेट होकर के, दुनिया में कोई इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट कोई ऊपर से टपका हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सेटाइल जीनियस इंटेलिजेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी प्रतिभा कोई सीधी ऊपर से नहीं टपकती है, बस आप कितना कंसंट्रेट रखते हैं। कोई बात आपको बताता है, आप सुनने की क्षमता ज्यादा रखते हो और आप बोलने की क्षमता कम रखते हो, तो जो सुनता है ना वो पाता है और जो बोलता है ना वो खोता है। तो आप कंसंट्रेट होकर के अपने हाथ में कॉपी पेन और आपके पास में राजस्थान का मानचित्र, यदि राजस्थान पढ़ रहे हैं तो मानचित्र तोता मैना की तरह बिल्कुल नहीं रटना है। मैं आपको बार बार बताता हूं, एनिमल हस्बेंड्री के आंकड़े, जो पशुपालन के आंकड़े हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या के आंकड़े हैं, जो माइंस एंड मिनरल्स के आंकड़े हैं वो, और आपके जो आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं जिसमें GDP कितनी है, कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र में कितना योगदान है, वो तोता मैना की तरह रखना है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करिए। आपको थोड़े दिन बाद में, यदि आपको राजस्थान के 33 जिले भरने आते हैं और उसमें आपको बड़े बड़े उपखंड आपको पता है कि कौन कौन से उपखंड है, मेरा दावा है आप नदी की यात्रा मेरे साथ करोगे। मैं कोई स्थान इतिहास की दृष्टि से पढ़ाऊंगा तो भी आपको वो स्थान दिखेगा।
मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा प्रताप, चाहे आपका मानसिंह कछवा राजा, और चाहे आप बीकानेर के राठौड़ पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल उस स्थान पे खुद ये योद्धा के रूप में पाओगे कि तलवार लेकर के आप यूं सोचोगे कि हम खुद लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने आपको एक ऐसा अवसर दिया है। दुनिया में भगवान ने जब हमें भेजा तब उसने हमें खाली चेक दे करके भेजा था, सुंदरता और अपनी सफलता का। भगवान ने ये कहा था कि जितनी चाहे मेहनत के बल पे, मेहनत वो चाबी है कि जाकर के पूरी सफलता भर लेना। और भगवान ने ये भी कहा कि तुम यदि तेरे पास में जॉब होगा और सफलता होगी तो तुम न्यूट्रिशन खाएगा, और न्यूट्रिशन खाएगा तो जो ये बाहर का थोबड़ा है ना, ये हुलिया है जो भगवान ने अपने कंधे पर, जो ये सुंदर सा ये चेहरा अपने को जो उसने टांग रखा है ना, इसमें जितना भी सॉफ्टवेयर है ना, वो अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे और अच्छा पढ़ोगे तो अपडेट होता रहेगा। और इसमें 2G, 3G, 4G, 5G, ये सारे जनरेशन वाले जितने भी जी आते हैं ना, वो अपडेट होते रहेंगे। तो मस्त रहिए और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल अपना सुधार करना है, दूसरे के कामों में अड़चन नहीं डालनी है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सेवा करना चाहते हो तो अपना सुधार कीजिए, अपनी सफलता को नजदीक लाइए। तो इस प्रकार जय हिंद।